तो इनके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है करने वाला, वो आता है बायोकेमिकल साइक्लिंग या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इसकी डेफिनेशन है आपकी, ये क्या होती हैं, साइक्लिक पाथवेज होते हैं केमिकल एलिमेंट्स जिसमें मूव करते हैं एबायोटिक से बायोटिक वर्ल्ड में, ठीक है, एंड बैक टू द एबायोटिक वर्ल्ड। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। पहले आपका क्या होता है, एबायोटिक आपका बायोटिक वर्ल्ड में जाता है, फिर बायोटिक एबायोटिक में जाता है, तो बैक ऐसे आपकी साइकिल चलती रहती है। तो इसमें आपके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक मैटर होते हैं बायोस्फीयर कंपोनेंट का, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें हमें क्या प्रोवाइड होता है, वाटर। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे कि O2 CO2 N2। और आपके लिथोस्फेयर क्या प्रोवाइड करता है, आपके मिनरल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। एज द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ये क्या होता है, अगेन एंड अगेन ऑर्गेनिजम्स में आपका घूमता रहता है, रिसाइकल्ड होता रहता है नेचर में। तो आपका इनके जो टाइप्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, आपके रिजर्वॉयर, टाइप ऑफ रिजर्वॉयर। द बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो गैसेस साइकिल है आपकी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, और सेडिमेंट्री साइकिल आपकी फॉस्फोरस सल्फर की। तो कार्बन साइकिल में आपका क्या है, ये किस पे बेस करती है, ये लाइफ पर बेस्ड होती है आपकी कार्बन साइकिल, जो कि हेल्प करती है आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो जो सोर्स है कार्बन का, वो मेन सोर्स है जो कार्बन का, वो क्या है, एटमॉस्फेयर, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स और रॉक्स। तो कार्बन साइकिल जो मेनली कंसर्न होती है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से कंसर्न होती है आपकी। और इसमें क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस से बनाया जाता है। और उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होती है, आपके ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो आपके रेस्पिरेशन के काम आते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से छोड़ी जाती है आपकी, वो क्या करते हैं, दोबारा से पेड़ पौधे ले लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से इसी तरीके से आपका जो साइकिल है वो चलती रहती है। बाय जियोलॉजिकल शिफ्टिंग, जो कार्बोनेट रॉक्स हैं, जो आपकी लैंड होती है उस पर बहुत सारे आपके रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। पत्थर वगैरह की बात करें तो पत्थर में क्या होते हैं, आपके कार्बोनेट्स आपके होते हैं, जो कि सॉइल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं आपके, और जो कि किससे बनते हैं, आपके मौसम की मार से बनते हैं आपके, ठीक है। मिट्टी का एक टुकड़ा ऐसा जिस पर बहुत टाइम से वेदर कंडीशंस अप्लाई की गई हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इतना सख्त हो जाता है कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो आपस में मिक्स हो जाती है, फिर वो क्या बना देती है, आपकी एक तरीके से रॉक बना देती है। तो इस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि कोयल पेट्रोलियम वगैरह के किस तरीके से बनते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो जब हम धरती में बहुत टाइम तक के लिए उनको गाड़ के रखते हैं, तो कुछ आपके 10,000 ईयर्स के बाद आपके कोल पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से ये कार्बन साइकिल थी। इसके बाद ये है आपकी हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल। ये आपका सारा का सारा वही है कि आपके जो ओशंस होते हैं वहाँ से रेस्पिरेशन होती है, वो क्लाउड में पहुँचते हैं। फिर उसके बाद क्लाउड में पहुँचने के बाद दोबारा से कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो इवेपोरेशन होने की वजह से क्लाउड्स में बन जाते हैं। फिर क्लाउड्स में क्या होता है, वहाँ पर जाकर टेम्परेचर फिर से नीचे चला जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से ये कहता है भाप से फिर से दोबारा में आपका तरल पदार्थ पानी में चेंज होकर धरती पर वापस आ जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जैसे आपके जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, सॉइल से आपके पानी खींचते हैं, और उसके बाद जब ये ट्रांसपिरेशन करते हैं, ये जब सांस लेते हैं इनके पत्तों से, जब आपके क्या होता है, स्टोमेटा भी होता है इसके अंदर, उससे क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशन होता है, और ये क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में पानी छोड़ते हैं, और ये जो मॉइस्चर है फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाकर आपका क्या हो जाता है, बादलों में चेंज हो जाता है। फिर बादल ऊपर जब बनते हैं तो टेम्परेचर जब आपका धीरे धीरे गिरता है, कम होता है, तो आपका जो रेन है वो दोबारा से होती है। तो इस तरीके से जब रेन होती है तो ये कहीं गड्ढों में अगर भर जाए तो लेक बन जाते हैं। इसी तरीके से आपका कैचमेंट एरिया भी बन जाता है, और ये जब धरती पर वापस आती है तो आपका जो यहाँ पर जो भूमिगत जल है, ठीक है, जो आपका लैंड वाला जो वाटर है, लैंड वाटर है, ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से चलता रहता है। तो ये आपकी हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल थी आपकी। इसके बाद आती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लिविंग बींग्स के लिए, जो कि एटमॉस्फेयर में 78% पर टोटल वॉल्यूम एयर में प्रेजेंट होता है। ये बायोलॉजिकल नहीं होता, बट ये आपका क्या होता है, एक इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस का यहाँ पर मतलब क्या है, जो किसी से रिएक्ट ना करे, ठीक है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती वो इनर्ट गैस होती है। और ये आपका क्या करती है, नाइट्रोजन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फॉर्म्स में चेंज किया जाता है एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या बनते हैं, जैसे कि आपके नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गई, अमोनिया हो गए, जो ये क्या होते हैं, ये प्लांट से लिए जाते हैं और जो प्लांट्स होते हैं फिर आगे इनका यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजन होते हैं वो रिक्वायर्ड होती है किसको बनाने के लिए, अमीनो एसिड, एंजाइम, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। इनके लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं जो नाइट्रोजन से रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ आपके क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की हमारी यहाँ पर बात की गई है। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल जो आपकी ये दिखाई गई है, इसको आप यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि इसमें 6 तरीके के स्टेप होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, नाइट्रिफिकेशन और सेडिमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेसेस है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से आपकी होती हैं। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका क्या मतलब होता है, ये प्रोसेस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करती है बायोलॉजिकल यूज़ के लिए। तो ये 3 तरह की होती है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ और ये आपका क्या बनाती है, आपके इस तरह का कंपाउंड बनाती है नाइट्रोजन के साथ जो कि आपके पानी में डिसॉल्व हो सके और अर्थ में आपकी जा सके, जो कि आपके प्लांट से फिर ली जाती है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में आपका क्या आता है, ये तो एटमॉस्फेयर ने जो करी ऑक्सीजन के साथ मिलकर, नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाया जो कि सॉइल में गया। अब इंडस्ट्रियल में क्या आएगा आपका, ये जो है कि कंबशन ऑफ नाइट्रोजन आपका किसके साथ किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपका क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH3, एन नाइट्रोजन, H आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और ये क्या होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं, 3 लगे होते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, NH3 भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आपका अमोनिया बन गया है। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल यूज़ में चेंज करने के लिए, जो कि हमें क्या करता है, जो कि किसको हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि एजोबैक्टर हो गए, राइजोबियम हो गए, क्लोस्ट्रीडियम हो गए। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं, ये भी इसी में ही काम आते हैं आपके, जो कि आगे प्लांट्स में आपके ग्रोथ के लिए वगैरह यूज़ होते हैं, मेंटेनेंस में, ग्रोथ में, इन सब में यूज़ होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। इसके बाद आती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट या फिर अमोनिया होता है ये ग्रीन प्लांट्स अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया से, जो कि आगे ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ मिलकर अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। ये देखिए ये काफ़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं, आपको ये इसी तरीके से याद करनी होगी, इसमें मैं आपको कुछ हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। ये कुछ रिएक्शंस टाइप होती हैं, तो इनको याद करने का ये है कि जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके को समझने की कोशिश करें। तो जो अमोनिया है आपके, जैसे यहाँ पर आपका अमोनिया है, ये आपका क्या किया गया है, अमोनिया यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर अमोनिया जो है ये किसने एब्जॉर्ब किया, ग्रीन प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और उसके बाद क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया नाइट्रोजन का। उसके बाद जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस किया जाता है अमोनिया से, तो ये किसके साथ कंबाइन होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, ताकि अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बना सके। इसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है आपका, नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स का, और जो प्रोटीन्स होते हैं डेड बॉडीज़ के वो कन्वर्ट किए जाते हैं आपके अमोनिया में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि आपका बैसिलस वल्गेरिस है आपका, ये क्या करता है आपका, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, आपके जो एनिमल्स होते हैं, जो उनके प्रोटीन्स होते हैं डेड बॉडीज़ के, उनको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, बैसिलस वल्गेरिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटीन और नाइट्रोजन सब्सटेंस को ये क्या बना देता है, इस तरीके से। ये है आपका, ठीक है, अमोनिया आपका NH3, ये है अमोनिया। ROH ये नहीं है, ये है आपका, ये भी ध्यान रखना है। आगे आता है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में आपका क्या होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, ये पहले तो आपका प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आपका यहाँ बताया गया है कि ये किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रोड्यूस किया जाता है अमोनिया, ठीक है। ये भी आपकी रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है। तो अमोनिया यहाँ से प्रोड्यूस किया गया है, उस अमोनिया को प्रोड्यूस करने के बाद ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में हम चेंज कर सके बाय नाइट्राइट बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कौन होता है जो इनको चेंज करता है अमोनिया को नाइट्राइट्स में, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अमोनिया लेकर चलो, हमारे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, फिर ये किस में चेंज होता है, नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट्स में चेंज होता है, और आपकी एनर्जी और वाटर भी यहाँ से निकल जाता है। H2O वाटर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन है आपका, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जैसे थायोबैसिलस आपकी डीनाइट्रोफिकेंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं
आपका जो नाइट्राइट और नाइट्राइट्स होते हैं इनको दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, यानी एटमॉस्फेयर में किस तरीके से प्रेजेंट होती है आपकी N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इनको दोबारा जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं तो ये आपकी डीनाइट्रिफिकेशन होती है। सेडिमेंटेशन क्या होती है, जो सॉइल नाइट्राइट्स होते हैं उनको हम लीज्ड और सेडिमेंटेड कर देते हैं अर्थ की क्रस्ट में, जो कि किस तरह से एक्सपोज होती है, जब रॉक्स वगैरह बनती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कुछ मिट्टी के कुछ एक जगह जहाँ पर मिट्टी बहुत सारी पड़ी हो और उस पर टेम्परेचर और वेदर की कुछ इस तरीके से आपकी भारी उसमें मात्रा में उस पर प्रेशर पड़े, टेम्परेचर हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी किस में चेंज हो जाती है, रॉक्स में चेंज हो जाती है, जिसमें क्या होते हैं आपके फिर उन रॉक्स को हम मतलब एक तरीके से अपने सॉइल में डालते हैं, जो कि सॉइल नाइट्राइट्स का एक तरीके से काम करते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन होगी आपकी। इसके बाद आता है बायोमास। तो देखिए बायोमास क्या होती है, बायोम इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अंडर सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो बायोम्स होते हैं ये एक जायंट इकोसिस्टम होते हैं जो कि हमें मिलते हैं अर्थ पर। इनकी जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशंस होती हैं वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, उसके कंडीशन पे, एक पर्टिकुलर एरिया की। और जो बायोम्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, बहुत तरह के फ्लोरा और फ्यूना प्रेजेंट होते हैं आपके। तो इस तरीके से बायोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट हो गए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट बायोम्स, टंड्रा बायोम्स, अल्पाइन बायोम्स। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर चलिए इम्पोर्टेंट हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो ये फॉरेस्ट यहाँ पर सबसे मेन इकोसिस्टम होता है, जो कि इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वुडन ट्रैक्ट ऑफ ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। और अदर इकोसिस्टम की तरह के फॉरेस्ट के भी दो ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक। एंड यू नो दैट व्हाट इज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, यू नो वेरी वेल। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर जैसे एबायोटिक कौन कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एयर, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए। और बायोटिक कौन से हो गए, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो यहाँ से प्रोड्यूसर कौन से हैं, जो कि आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं। कंज्यूमर कौन से होते हैं, जैसे कि आपके जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे कि प्लांट्स को जो खाते हैं वो आपके कंज्यूमर हो गए। फिर उसके बाद डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर जिन्होंने खाए हैं प्लांट्स को उनको डीकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके डीकम्पोजर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं आपके 20% जो अर्थ का लैंड सरफेस है वो ये कवर्ड करके रखते हैं। इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपके सूर्य की रोशनी, सनलाइट हो गए, न्यूट्रिशन जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर ह्यूमिडिटी भी हो सकते हैं। इसके एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से हो गए, वही प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर हो गए आपके। और डीकम्पोजर्स हो गए जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे। तो सेम वही है ये वाला यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में आपका क्या होता है, 17% जो अर्थ का सरफेस है वो आपका डेजर्ट से आपका ढका हुआ है, ऑक्यूपाइड है आपका। तो इसमें जो रेनफॉल होता है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर होता है आपका। जैसे कि यहाँ पर एक आपका बताया गया है डेजर्ट इकोसिस्टम, जैसे कि थार का रेगिस्तान आपका। इसमें भी जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं डेजर्ट के उसमें, जैसे कि आपका वेरी हाई टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। रेनफॉल कितनी होती है, लो होती है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट हैं इसके। और बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। तो आपके यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या हो गए, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स उगते हैं वो हो गए, जैसे कि आपके एल्गे, कैक्टस, एलोए वगैरह हो गए। और कंज्यूमर कौन से हो गए, जैसे कि इंसेक्ट, रेप्टाइल, कैमल्स हो गए, ये छिपकली वगैरह हो गई, ये भी रेगिस्तान में काफ़ी पाए जाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर कौन से हो गए आपके, जैसे कि कैक्टस वगैरह और उनको खाने वाले रेप्टाइल, इंसेक्ट, कैमल्स वगैरह। और फिर इनको डीकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये था। इसके बाद आता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें आता है आपका लेक इकोसिस्टम और पॉन्ड। और सेकंड है आपका मेरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर में आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका लेक इकोसिस्टम। जो लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज और डीप होते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो डीप लेक्स में 3 तरीके का होता है, जैसे कि आपका 3 टेम्परेचर स्ट्रेटा मिलता है। ऊपर क्या होता है, बहुत गर्म होता है, फिर मिड में थोड़ा सा नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, और जो बिल्कुल
बिल्कुल ही नीचे होता है, डीप उसमें होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है आपका। ऊपर तो सूर्य की रोशनी पड़ती है इसलिए ऊपर सरफेस पे तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसमें होते हैं आपके एप्लमिनियन और आपका मेटलमिनियन, हाइपोलिमिनियन। तो ये किस पे बेस्ड होते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। लेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एलिगोट्रॉपिक और इयोट्रॉपिक। तो एलिगोट्रॉपिक और इयोट्रॉपिक कौन सी होती है देखते हैं। तो जो आपकी एलिगोट्रॉपिक लेक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनमें आपके लिटिल प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, देयर आर पुअर न्यूट्रिशन सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि आपका सांबर लेक ऑफ राजस्थान हो गई, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल सर्कुलेशन आपका ये बहुत कम होता है। और इसके अंदर भी आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के क्या बोलते हैं, एलिगोट्रॉपिक बोलते हैं। तो दूसरे यहाँ पर कौन से आते हैं, एयरट्रॉपिक लेक्स होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, जो कि लेक्स होते हैं कंपैरेटिवली शैलो बट दे हैव रिच एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो लेक्स होती हैं ये क्या होती हैं, शैलो होती हैं, बट इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रैपिड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है डल लेक श्रीनगर। तो ये जो श्रीनगर की जो यहाँ पर लेक बताई गई है, इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है आपका। इसके बाद इसमें प्रोड्यूसर बताए गए हैं। प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स के नेम्स यहाँ पर बताए गए, जैसे टाइफा हो गए, अदर हाइड्रोफाइट्स हो गए आपके। कंज्यूमर यहाँ पर कौन से बताए हैं, जू प्लैंक्टन्स आपके बताए गए, टर्टल, स्नेल्स, फिशेज। और आपका पोंड का इकोसिस्टम भी बताया गया है। ये तो लेक का था, आपका पोंड का बताया गया। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर, डिजॉल्व मिनरल, ऑक्सीजन, CO2, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर। एबायोटिक कौन से होते हैं, जो आपके जीवित नहीं होते, तो आप वो देख लीजिए। पोंड का बताया गया, तो पोंड में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कौन से हैं, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर हो गए, जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यूज़ करके, वो प्रोड्यूसर आपके यानी कि प्लांट्स जो हैं उसमें। उसके बाद कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो आपके प्लांट्स को खाते हैं। फिर उसके बाद डीकम्पोजर, जो कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, इस तरीके के आपके डीकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आते हैं आपके मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में आपका क्या है, ये इसमें 70% जो होता है अर्थ सरफेस का ये कवर्ड होता है आपका। और ये वाटर क्या होता है आपका, साल्टी होता है, नमकीय होता है आपका नेचर में। और इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इसमें, जैसे कि सलाइन, O2, मतलब जो इसमें वाटर होता है इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सलाइन इसके लिए बताया गया है। लाइट होता है, टेम्परेचर होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में कौन सा होता है, प्रोड्यूसर्स, जैसे कि आपके प्लांट्स वगैरह होगी। तो इसमें प्लांट्स वगैरह यहाँ पर कौन कौन से बताए गए हैं आपके, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, सीवीड्स, रेड एंड ब्राउन एल्गे हो गया। कंज्यूमर कौन से हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसमें क्या होता है आपके, जो यहाँ पर इसको खाते हैं पहले, फिर उसके बाद सेकेंडरी कौन से, जो आपके प्लांट्स जो खाते हैं उनको खाते हैं। फिर टर्शरी कौन से, जो आपके जो ये वाले हैं, बीच वाले हैं, जिन्होंने मतलब जिन्होंने इनको खाया, ठीक है, प्लांट्स वालों को, तो ये इनको खाते हैं। मतलब एक तरीके से बस ये याद रखें, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी को खाते हैं, टर्शरी जो सेकेंडरी को खाते हैं। इसके बाद आपका डीकम्पोजर्स, वही कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके इनको डीकम्पोज करते हैं। इसके बाद आता है एस्टुएज। तो एस्टुएज आपके क्या होते हैं, जो रिवर और कोस्टल बेज होते हैं आपके, ठीक है। मतलब आपके एक तरीके से ये लगा लो कि किनारे की जो जगह होती हैं आपकी, ठीक है, जिन्हें हम जैसे बे ऑफ बंगाल होगी तो कोस्टल बेज भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो जो माउथ ऑफ रिवर लगा लो या कोस्टल बेज लगा लो, इनको एस्टुएरीज बोलते हैं, जो कि आगे महासागर में आगे फिर मिलती हैं। तो ये जो होती हैं हाईली फर्टाइल होती हैं ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस मिट्टी के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, बहुत हाईली मिनरल न्यूट्रिशन होता है आपका। लाइट भी होती है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। जो वाटर होता है वो आपको उसमें नमक की जो मात्रा है वो कम होती है। और जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते हैं वो मरीन इकोसिस्टम से यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इकोसिस्टम डेवलपमेंट का, यहाँ पर क्या बताया गया है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल प्रोसेस ऑफ natural development of different plant communities at the same site over a time of period in definite sequence from birth to maturity, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोसिस्टम की डेवलपमेंट बताई गई है कि लॉन्ग टर्म में आपका किस तरीके से नेचुरल डेवलपमेंट जो होती है डिफरेंट प्लांट्स की, कम्युनिटीज़ की, एक पीरियड ऑफ टाइम पर डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर बर्थ और जो उनकी डेथ होती रहती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर, सक्सेशन was first studied by
किंग, तो यहाँ पर किंग हल्ट का नाम लिया गया है। किंग ने करी थी 1685 में और हल्ट ने करी थी 1885 में। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप ऑफ सक्सेशन बताए गए, जैसे कि ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या आता है, जो स्ट्रक्चरल चेंज है कम्युनिटी हैबिटेट का वो क्या हो गया आपका, चेंज हो जाता है। जो स्ट्रक्चरल चेंज है कम्युनिटीज हैबिटेट का वो किससे बना है आपका, प्लांट से, ठीक है। ऑटोजेनिक सक्सेशन उसे बोलते हैं, जो प्लांट से जो आपका स्ट्रक्चरल चेंज आया कम्युनिटी हैबिटेट में उसको क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक। एलोजेनिक जिसको बोलते हैं आपके जो हैबिटेट उसमें जो चेंज आया है वो आपके एक्सटर्नल एजेंसी से आया, जैसे कि आपके क्लाइमेट चेंज हो गए, दूसरे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन किस में आता है, ये वो सक्सेशन होता है आपका जिसमें एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्राइमरी बेयर एरिया है वो प्रीवियसली उसे ऑक्यूपाइड ना होए, मतलब विच वाज नॉट प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब इस तरह के आपकी एरिया जहाँ पर पहले वहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी और ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड वहाँ पर फिर आपके चीज़ें मतलब वेजिटेशन आपकी होने लग गई। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन, इसमें आता है कि इट अकर्स ऑन एन एरिया विच बिकम न्यूड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस वेजिटेशन, यानी ओवर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आपकी जो वहाँ पर वेजिटेशन लगी हुई थी वो धीरे धीरे आपकी नष्ट हो जाए, उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है तो कॉज ऑफ सक्सेशन यहाँ पर क्या आता है कि 3 कॉज ऑफ सक्सेशन, जैसे कि इनिशिएटिंग कॉज। इनिशिएटिंग कॉज का मतलब क्या है कि ये आपके बेयर एरिया एक बार पहले इनिशिएटिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या आएगा कि एक एरिया को हम क्लीन करें, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूडेशन आपका, ठीक है। एक एरिया को क्लीन करें बेयर एरिया को, तो इनिशियल कॉज है आपका। इसके बाद एसएसएस और कंटिन्यूइंग कॉज आपका क्या है कि सक्सेशनल वेव्स जो हैं आपकी, मतलब जो चेंज है जो वेजिटेशन है या फिर हैबिटेट है वहाँ का वो चेंज हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वहाँ पर अलग अलग टाइप की फसल उग जाना या फिर पेड़ पौधे उग जाना, वेजिटेशन लग जाना आपके, इस तरीके से आपकी बन जाती है। उसके बाद थर्ड आती है आपकी क्लाइमेक्स एंड स्टेबलाइजेशन कॉज। तो ये क्या करता है आपके एक तरीके से वहाँ पर जब फाइनली ही आपका टाइप ऑफ वेजिटेशन बन जाता है तो उसे आपका स्टेबलाइजेशन कॉज बोलते हैं, मतलब इसके बाद ये चेंज नहीं होता, इसके बाद ये इसी तरीके से रहता है। तो ये कॉज ऑफ सक्सेशन था आपका। इसके बाद प्रोसेस ऑफ सक्सेशन आता है आपका न्यूडेशन, हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। एक बेयर लैंड को एरिया ऑफ सक्सेशन बनाना वो न्यूडेशन है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका जाना, ठीक है। पेरेंट एरिया को हमने छोड़कर न्यू एरिया पर जाने को हम माइग्रेशन बोलते हैं। ऐसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जिसमें हम क्या करते हैं, आपका जो इंट्रैक्शन है वेजिटेशन और हैबिटेट की, वो आपस में जब इंट्रैक्शन करते हैं तो वो जैसे कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वेजिटेशन हो गई और जो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हो गए, वो आपस में अगर अपने उसमें इंटर रिलेशन बनाते हैं जैसे कि वेजिटेशन को खाना, तो ये जो है ये एसएसएस कहलाता है आपका। इसके बाद एग्रीगेशन का क्या मतलब है आपका, यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक और बायोटिक जो रह रहे हैं वो एक तरीके से जो नंबर है उनका इंक्रीज होना है। एक पर्टिकुलर एरिया में आपके जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप कैसे इंक्रीज होता है आपका, वो एग्रीगेशन है आपका। इन्वेजन में आपका क्या है कि माइग्रेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आपके पायनर्स इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, मतलब क्या है आपका जो आपके माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह हैबिटेट में गए हैं उनका वहाँ पर बस जाना, ठीक है। जब तक वो बसेंगे नहीं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब ये कंप्लीट नहीं होता इन्वेजन बोलते हैं। कम्युनिटी रिलेशनशिप हो गई आपकी, इसमें क्या होता है आपका जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, वो एक एरिया में इंक्रीज करना, ठीक है। और वो 3 टाइप्स की रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन, म्यूटिलाइजेशन, कोएग्जिस्टेंस। एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि जो स्पीशीज़ हैं वो अदर स्पीशीज़ के साथ रहने लगती है। म्यूटिलाइजेशन में क्या है कि जो बोथ इंडिविजुअल्स हैं वो म्यूचुअली बेनिफिट करें एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट करें, लेन देन की प्रक्रिया हो गई जैसे, ठीक है। उसके बाद को एग्जिस्टेंस मतलब वो एक दूसरे के साथ अपना रहने लग जाए विद सेम पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन आ गया कि स्ट्रगल आ जाता है कि भाई मतलब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है उनमें मतलब उनको यूज़ करने की जो लड़ाई हो गई है, एक तरीके से एक दो स्ट्रगल भी आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल में आपके, जैसे कि एक घास का एरिया दे दिया और वहाँ पे आपके एक स्पीसीज छोड़ दी हिरण की और एक छोड़ दी रैबिट की, तो उन दोनों में एक तरीके से कॉम्पिटिशन हो जाएगा ना, तो इस तरीके का यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, स्ट्रगल बताई गई है। इसके बाद रिएक्शन क्या है कि
हैबिटेट में चेंज आना आपके, ठीक है। हैबिटेट में जब आपके क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ अपनी वेजिटेशंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अपने इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उससे आपके क्या रिएक्शन चल रही है हैबिटेट में, तो वो क्या होते हैं आपकी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हैबिटेट होता है वो लेस फेवरेबल हो जाता है अपने खुद के लिए, और इन्वेडर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। मतलब जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए तो लेस फेवरेबल, बट जो बाहर से आ रहे हैं, इन्वेडर्स आ रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल हो जाती है। इसके बाद स्टेबलाइजेशन वही आपकी चीज़ है कि जब आपकी सारी की सारी जो है इन्वेजन, कंपटीशन और ये सारी की सारी जो रिएक्शन हैबिटेट में, स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन है, ये सारी की सारी अच्छे से आपकी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे एक नॉर्मल पेस पर आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं आपकी। इसके बाद काइंड ऑफ सक्सेशन यहाँ पर बताया गया, टू टाइप ऑफ सक्सेशन, जैसे कि हाइड्रोसेरे और जेरोसेरे। तो यहाँ पर सक्सेशन जब होती है आपकी इन प्लेंटी ऑफ वाटर, जैसे कि पोंड, लेक्स और स्वैम्प्स के अंदर जब होते हैं, तो हाइड्रो नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रो पानी के लिए यूज़ होता है। तो जब पानी के अंदर आपकी सक्सेशन होती है तो उसको हाइड्रोसेरे बोलते हैं। और जेरोसेरे किसे बोलते हैं, जब आपकी सक्सेशन टेक प्लेस होती है वाटर की कमी में, एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। एक्यूट का मतलब यहाँ क्या है, छोटी मात्रा में जब आपके पानी की कमी होने लगती है। तो ये भी आगे दो टाइप के, जैसे कि लिथोस्फेयर और सेमनोस्फेयर आपके। तो लिथोस्फेयर में क्या है, जो सक्सेशन आपकी बेयर रॉक्स पर होती है, बेयर रॉक्स पर मतलब ज़मीन पर जो होती है, लिथो किससे आपका कनेक्टेड होता है, अर्थ से, तो जो अर्थ पे होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। और जो आपका सैंड डून्स पे होती है, सैंड में जो होती है, उसको सक्सेशन को बोलते हैं सेमनोसोरे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी ईच डेवलपमेंट स्टेज होते हैं सक्सेशन के, उसको सेरल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सेरल स्टेज है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं आपको हाइड्रोसेरे और ये सारी की सारी बता चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर अपनी बुक में देख भी सकते हैं कि हाइड्रोसेरे और इनमें आपके आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ये किस तरह से डिकम्पोजर्स होते हैं, ये किस तरह से होते हैं। तो आप ये सीरीज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है तो, ठीक है। बाकी वैसे मैं नॉर्मली आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है इकोसिस्टम का यहीं ख़त्म हो जाता है।